अब देखिएगा कुछ दिन में नरेंद्र मोदी जी बस का उद्घाटन करेंगे। बचेगा जितने यहाँ देश में मुसलमान हैं वो कोई ईरान और इराक से नहीं आए, वो इसी देश के मूल नागरिक हैं। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका डिग्री ही फॉल्स, आज तक अपने डिग्री पर जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। देश की आजादी में आरएसएस का क्या रोल रहा? देश की आजादी में आरएसएस ने खुले विरोध किया। अंग्रेजों के दलाल थे ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। कर्नाटक में फेल कर चुके हैं। अब क्या अमित शाह पर एफआईआर हो रहा है क्योंकि लगता है कि सरकार जाने वाली है। वहाँ के जो पुलिस के भी लोग हैं वो बोले भाई सरकार जब जा ही रही है एफआईआर लिख लो। इसके पहले कोई गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बांका के सांसद गिरधारी यादव जी क्षेत्र भ्रमण पर आए हुए हैं और इनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्षेत्र भ्रमण जनसंपर्क अभियान के लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है सर? अभी देर है। देर कैसे है सर? आपके मुखिया जो नीतीश कुमार अभी ममता बनर्जी से मिलकर आए, उससे पहले अखिलेश। हम तो क्षेत्र में रहते हैं ना, ये चुनाव का कोई प्रचार नहीं है क्योंकि हम मैक्सिमम समय हम क्षेत्र में ही बिताते हैं। तो अपने क्षेत्र बांका के संसदीय क्षेत्र के लिए आने वाले समय में कोई बड़ी परियोजनाओं पे अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में है, एक ट्रेन तो पटना से दिल्ली चलाया नहीं, भागलपुर से दिल्ली नहीं चलाया, तो परियोजना बड़ा क्या देगा हम लोग को? ये तो बिहार के जनता को ठग रहा है। वो सब गुजरात और महाराष्ट्र ले जा रहा है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार की तैयारी है, जितने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सर देखा जा सकता है सर से महागठबंधन का जीत होगा। लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी ने बिहार की शुरुआत की क्योंकि बिहार हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनको किसी चीज का भय नहीं रहता है, जेल जाने का भय नहीं रहता है, छापा का डर नहीं लगता है। आपने देखा होगा लालू जी को क्या झूठे केसों में फंसा, लेकिन क्या है उनका कोई आधार कमा क्या? कभी नहीं कमा। ये तो सब ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं, ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, निश्चित तौर पर इन कामों को करेंगे। जो हम लोग हैं उनको गलत बताने का काम। बिहार ने हमेशा इस देश को दिशा देने का काम किया है। इस बार भी जब देश की आजादी खतरे में है, बिहार में दिशा देने का काम हमारे सम्मानीय नेता नीतीश कुमार और सम्मानीय नेता लालू जी ने शुरुआत किया है। उसका जो सरपट घोड़ा दौड़ रहा था उसको रोकने का काम। इस देश में ये लोग क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? ये तो समझिए इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका डिग्री ही फॉल्स, आज तक अपने डिग्री पर जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी डिग्री क्या है। जिसको कोई डिग्री नहीं हो बाकायदा, वो नहीं मजाक या लतीफा उड़ाकर क्या करेगा? उसको खुद पता नहीं है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं। उसको ये पता भी नहीं होगा कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग जो एमपी हैं वो भी किसी आम सभा में, या जो वार्ड मेंबर है वो भी आम सभा में, यदि कहीं कोई गमी हो जाता है निश्चित तौर पर लोग शांत दिमाग से जाता है, फोन बंद कर लेता है, कहता है क्या करें। उस गांव में मिठाई नहीं खाने लगता है, खस्सी नहीं खाने लगता, बाहर नहीं लगता। इस देश का जो प्रधानमंत्री इतने पद पर हो, प्रोफेसर के बेटी का आत्महत्या का जिक्र करता हो, इतने भोड़े तरीके से करता हो, तो डिग्री है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि देश था क्या। इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, जाति व्यवस्था कब बनी है? मनुस्मृति के बाद बनी है। इसके पहले सब लोग एक ही थे, कहीं को बात नहीं था। लेकिन जब लोगों को इतना परेशान किया जाने लगा, दलितों को, उसने क्या किया? उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जितने यहाँ देश में मुसलमान हैं वो कोई ईरान और इराक से नहीं आए, वो इसी देश के मूल नागरिक हैं, इस देश के अनाज लोग हैं। जिनको आर्यों ने तंग किया उसने इस्लाम कबूल कर लिया, बोला नहीं हमको आपसे लड़े। उसको लगता है जो अनाज लोग हमारी गुलामी कर रहा था, इस्लाम कबूल करके ये गुलामी से हट गए, इसीलिए आपके खिलाफ। और उनको कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम से। वो जो हम लोग अनाज लोग थे इस देश में, जो आर्यों का आक्रमण 2000 साल पहले इस देश पर हुआ, उसने गुलाम बना के जो हम लोग को गुलामी से खटाने का काम किया। इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे उसको लगा नया धर्म बाद में आया, इसलिए लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए हम लोग मूल निवासी इस देश को, जो मुस्लिम लोग हैं या जो अनाज लोग हैं या जो दलित लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, ये सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं। उसको लगता है कि इसको कैसे सत्ता से बेदखल करें, कैसे इसको जो अधिकार आजादी ने दिया है उसको समाप्त करें। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, कोई इस देश से किसी को भगा नहीं सकता है। इतनी बड़ी आबादी को हम लोग सब साथ हैं। ये तो इसका प्लान है आरएसएस का, बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम कराने का। झूठ बातों को ये फैलाने में काम लगे रहते हैं। झूठ का बात, आज कुछ कह देंगे, कल कुछ कह देंगे, परसों कुछ कह देंगे, ये इनका काम। इसी काम के चलते ये कुछ आगे बढ़ गए। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार का जो
लोकसभा चुनाव होगा, इस देश में जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं भी भाजपा नहीं टिक पाई। सही बोले हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सारे विपक्षी हो जाएंगे 150 के 50 सीट नहीं जीतेगा। आज क्या कर्नाटक में हाल है, कर्नाटक में फेल कर चुके हैं। अब क्या अमित शाह पर एफआईआर हो, क्योंकि लगता है कि सरकार जाने वाली है, वहां के जो पुलिस के भी लोग हैं वो बोले भाई सरकार जब जा ही रही है एफआईआर लिख लो। इसके पहले कोई गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखता था, वही लिखवाता था, क्या कहता कि इसकी फलाने की सरकार है कि तो दंगा हो जाएगा, हत्या हो जाएगा। इस देश का गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री के बारे में क्या कहना है? वो कहता है कि दंगा करने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अरे भाई, इस देश का नागरिक है, कोई बाहर का नागरिक है, उल्टा करके सीधा कर दीजिएगा। और दंगा को एक आदमी करता है क्या? हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं रहती दोनों तरफ से। देश को तोड़ने का काम हमारे इस देश की जो वर्तमान सरकार है वो कर रही है। अब सब जानते हैं देश पहले टुकड़ों में बटा हुआ था। आजादी के पहले कितने देश थे, कितने राज्य थे, कितने छोटे मोटे राज्य थे, रोज आपस में लड़ते रहते, लड़ते लड़ते ही गुलाम हो गए। फिर ये अंग्रेजों पहले मुसलमानों के गुलाम हुए, तो किससे मुसलमान ने इस देश से सत्ता छीनी? क्या पिछड़ों से छीना? सत्ता के मालिक वही आज लोग थे, चाहे वो जिस जाति के लोग थे। हम लोग तो कभी सत्ता के मालिक नहीं। आपने आपस में इतनी लड़ाई की कि मुस्लिम लोग इस देश पे कब्जा कर लिया, फिर मुसलमानों ने आपस में लड़ाई की, अंग्रेज इस देश को कब्जा कर लिया। ये देश का लंबा इतिहास गुलामी का रहा है। ये लोग देश को फिर गुलामी में ले जाना चाहते हैं, इसलिए बचाना है इस देश को गुलामी में जाने से। तभी हम बचा सकते हैं जब सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, अब सबको एक समान से रह के आने वाली जो हमारी मोदी की जो सरकार है, इसको इस देश से भगाना पड़ेगा, तभी देश एकजुट रह सकता है। बड़ी लड़ाई लड़ा है लोग। देश की आजादी में आरएसएस का क्या रोल रहा? देश की आजादी में आरएसएस ने खुले विरोध किया। अंग्रेजों के दलाल थे ये लोग, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग कभी बोलते थे आजादी की क्या आवश्यकता है। हमेशा से ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, उनसे पेरोल पर रहे, उनसे पैसा रहे लेते रहे। और जो हमारे आजादी के जो नायक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसको गिरफ्तार करवाने का ये काम करते रहे। इनसे क्या आशा रख सकते हैं आप? जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहता हो, जो देश को गुलाम रखना चाहता हो, उस आरएसएस से आप आशा रखिएगा कि देश का कल्याण करेगा? कभी नहीं कर सकता। वो कोई ट्रांसपेरेंट संस्था भी नहीं है। हमारे जो आरएसएस के जो संस्था है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये कोई पारदर्शी संस्था नहीं है। ये देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। अब सब जानते होंगे इस देश में जब तक वाजपेयी की सरकार थी, तब तक ये नागपुर में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराता था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये नागपुर में अपना पार्टी का अपना कोई भगवा झंडा फहराता था। जब देश वाजपेयी तक, क्योंकि वो बहुमत की सरकार उसकी नहीं थी, वो कहता था हमारा बहुमत का सरकार नहीं है, कभी गिर सकते हैं, वो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा वहां नहीं फहराता था। ये देशभक्त नहीं है। लेकिन जब इसकी बहुमत की सरकार आई तब तो वहां झंडा फहरा। ये तो लंबे दिनों से आजादी का विरोधी है, जो देश का झंडा अपने घर पर नहीं फहराता हो, अपने संस्थान में नहीं फहराता, आज कहता है घर ही घर फहराइए, 75वां वर्ष मनाइए। अरे आपका क्या योगदान है भाई देश की आजादी की लड़ाई में? आपका कोई योगदान है नहीं। आप तो हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे। आप तो हमेशा अंग्रेजों के साथ पैसा लेके जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उसको पकड़वाने का काम करते रहे। इसलिए वो कोई मतलब इन चीजों से नहीं है। इनको है इस देश के पूंजीपति को, और पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, 12 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया का हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते कि कितना रुपया हुआ होगा। हम लोग के समझ के पल्ले भी नहीं पड़ेगा। इतना करोड़ रुपया इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया। जब वो पूंजीपति का रुपया माफ करता है, देश में आंदोलन नहीं हो, हिंदू मुस्लिम शुरू कर देता है, उधर किसी का ध्यान नहीं जाए। ये सब प्लानिंग है। सारे पूंजीपतियों को, सारे देश के संस्थान को इसने बेचने का काम किया। अब चले जाइए, देश का हर हवाई अड्डा बिक चुका है, देश का हर रेलवे स्टेशन बिक चुका है, देश की रेलगाड़ियां बिक चुकी है। कुछ नहीं है देश के में भारत सरकार के पास। ये खोखला सरकार पूरे देश के जो संपत्ति वर्षों से लोगों ने जमा करके रखा था, उसको बेचने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है, और कोई काम इसका नहीं है। आप सब देख लीजिए क्या है। आप प्लेटफॉर्म टिकट पहले 2 रुपया में मिलता था, 5 रुपया में मिलता था, 10 रुपया में मिलता था। अब प्लेटफॉर्म टिकट जो नया बना रहा है 50 रुपया में। आप लोग शायद जानकारी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में वैसा स्टेशन खुला नहीं है। जहां जहां भी ये नया स्टेशन बना रहा है, अपने पूंजीपतियों को जो दे रहा है, वो पूंजीपति प्लेटफॉर्म में घुसने का 50 रुपया ले रहा है। अब आप समझ लीजिए ये देश जो गरीब देश है वो कहाँ जाके रहेगा। ये तो प्लानिंग के तहत बिहार के साथ जितनी नाइंसाफी हमारे देश की वर्तमान सरकार कर रही है, उतना कभी नहीं हुआ।
और जब तक बिहार से एमपी जीता तभी इसकी सरकार देश में बनी, और वरना भाजपा तो हमेशा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जीतती रही, सरकार उसकी कभी नहीं बनी। लेकिन जब बिहार और उत्तर प्रदेश ने उसको एमपी 100 जिताने का काम किया तभी इस देश में उसकी सरकार बनी। लेकिन बिहार के साथ जितनी बड़ी नाइंसाफी ये वर्तमान सरकार 9 साल से कर रही है, उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। मैं जब गठबंधन में भी था, मैंने क्वेश्चन किया था मीडिया के द्वारा कि हमको बताएं कि 7 साल उसमें हुआ था, 7 साल में एक पटना से नई दिल्ली ट्रेन भी इसने चलवाया हो मोदी सरकार ने, तो बताएं। नहीं चलवाया, भागलपुर से नहीं चलवाया। इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई, कहीं एक ट्रेन, जब एक साधारण ट्रेन नहीं दे सकता है बिहार के लिए, ये क्या बिहार को देगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने का हम लोग बराबर काम किया, इस सरकार ने नहीं दिया। और तो और हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जब पटना यूनिवर्सिटी में सम्मान्य प्रधानमंत्री आए थे तो वहां कहा कि भाई हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। उठ के लगा कि अब ये घोषणा करने वाले हैं, बोला मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बना दूंगा। तो ऐसा काम हुआ कि पहले लोग कहता था कि भाई तोप का लाइसेंस मिलिए, बंदूक का लाइसेंस मिल जाएगा। ये पहले तोपे का लाइसेंस दे रहा, बंदूक मांगे, बोला तोपे ले जाइए। कहाँ से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बना देंगे? एक काम बिहार के साथ किया हो तो बता दीजिए आप लोग। कोई काम नहीं, सारा काम ये गुजरात ले गए। जितने भी उद्योग हैं, धंधे हैं, सब गुजरात ले गए। अब तो और क्या, हम तो ताज्जुब लगता है जब ये वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने जाते। हम तो देश के इतिहास में लंबे दिनों से हम राजनीति में भी हैं, हम जागरूक लोग हैं, हम हर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री ट्रेन का उद्घाटन करने नहीं गया। 100 किलोमीटर रेल लाइन का उद्घाटन करने गया तो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री है, रेल लाइन पहले से बना हुआ है, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते चल रहा है। अब देखिएगा कुछ दिन में नरेंद्र मोदी जी बस का उद्घाटन करें। बच क्या इनके पास कोई काम है नहीं, बिना काम के प्रधानमंत्री। इनको देश में कुछ कराना नहीं, लतीफा छोड़ना, शगुफा छोड़ना। इस देश का तो कोई प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री को समय नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री कहता कि हम पूरा काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमें क्या नहीं किया इस देश के लिए। आज जो भी हम तो कहते हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बतावे कि 9 साल में इस देश में गरीबों के लिए कोई काम इस सरकार ने किया, एक काम नहीं किया। सारे काम जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुआ, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन हो, हमको आपको क्या कहते हैं